अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक, चलो आज हम लोग पढ़ते हैं इको सिस्टम। इकोसिस्टम है ना। तो इकोसिस्टम में सबसे पहले हम लोग, रुक जाओ एक सेकेंड। इकोसिस्टम, ठीक है। तो क्या क्या इकोसिस्टम में हमको पढ़ना होगा? सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। तीसरा होगा, ठीक है, और सबका वही है, में लिख इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसके बाद फिर प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, 5 एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो, इसी एनर्जी फ्लो में हम लोग को पढ़ना होगा इकोलॉजिकल पिरामिड और इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल सक्सेशन। 6th हो जाएगा एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल में क्या 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 पढ़ेंगे हम लोग? कार्बन साइकिल और फिर फॉस्फोरस साइकिल। कार्बन साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है। ये हालांकि नाइट्रोजन साइकिल भी जो है वो भी आपको पढ़ना है, लेकिन नाइट्रोजन साइकिल ऑलरेडी हम लोग पढ़ लेंगे। कहाँ पे पढ़ चुके हैं? मिनरल न्यूट्रिशन में। मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट में नाइट्रोजन साइकिल हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग पहला नंबर यहाँ पे पढ़ लेंगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जल्दी कोर्स कंप्लीट करना है जी, ठीक है। हमको बोला जा रहा है जल्दी कर दीजिए। इंट्रोडक्शन में एक है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन होता है इकोसिस्टम का, ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर interactions of interaction between, ठीक है, interaction between the biotic communities and with their abiotic external environment occurs। देखो क्या लिखा हुआ है, इकोसिस्टम जो होता है वो अगर आप देखेंगे
एक फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है। फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर मतलब हम उतना लिखेंगे नहीं, ठीक है, तुम लोग वो एनसीईआरटी से कर लेना, ठीक है। तो कि हम समझा दे रहे हैं बस। इकोसिस्टम क्या होता है, वो एक फंक्शन यूनिट, जैसे कि नेचर में अगर आप देखिएगा तो बहुत सी जगह होती है। नेचर में कई ऐसी जगह भी है दुनिया में जहाँ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नहीं है। तो जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, बायोटिक कंपोनेंट नहीं है, वहाँ पर कोई फंक्शन नहीं हो रहा होगा। फंक्शन कहने का मतलब है कि इंटरेक्शंस, ठीक है, इंटरेक्शन नहीं हो रहा होगा बिटवीन बायोटिक एंड बायोटिक, क्योंकि बायोटिक कम्युनिटी नहीं है। और जब बायोटिक कम्युनिटी नहीं है तो वो एबायोटिक एनवायरनमेंट से भी नहीं इंटरेक्ट कर रही होगी, कोई भी फंक्शन नहीं हो रहा होगा, ना फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा, कोई बायोटिक कम्युनिटी नहीं है, ना जो है दूसरे लाइफ प्रोसेस, डाइजेशन एनिमल के केस में, या रेस्पिरेशन, ये सब भी कुछ नहीं हो रहे होंगे। तो वैसी जगह को आप इकोसिस्टम नहीं कहेंगे। इकोसिस्टम कहाँ कहाँ पर होना चाहिए, इकोसिस्टम होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है, ठीक है। ऐसा जगह है, नेचर का ऐसा जगह है जहाँ पे, ठीक है, बायोटिक कम्युनिटी के बीच में इंटरेक्शन हो। इंटरेक्शन हम बता चुके हैं बहुत तरह का होता है। बायोटिक कम्युनिटी के बीच में इंटरेक्शन हो, साथ साथ वो बायोटिक कम्युनिटी अपने नॉन लिविंग या ये बायोटिक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी इंटरेक्ट करे, ठीक है। कार्बन डाइ जैसे प्लांट है, कार्बन डाइऑक्साइड ले, ऑक्सीजन दे, एनिमल है, ऑक्सीजन ले, कार्बन डाइऑक्साइड ले, तो वो इंटरेक्शन भी चलना चाहिए। वैसे फंक्शन यूनिट ऑफ नेचर को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये इकोसिस्टम, देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम का जो है वो कितना टाइप्स हो सकता है। देखो इकोसिस्टम अगर आप देखिएगा तो दो तरह का हो जाएगा। एक तो जो है वो तुम्हारा नेचुरल होगा, और एक जो हो जाएगा जिसको आप कहेंगे आर्टिफिशियल कह सकते हैं, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक कह सकते हैं, या फिर मैन मेड कह सकते हैं, और मैन इंजीनियर्ड कह सकते हैं। मैन इंजीनियर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है, मैन इंजीनियर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। मैन मेड, एंथ्रोपोजेनिक, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल एक्वेरियम जो होता है जिसमें फिश रखा जाता है, एक्वेरियम, ये एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, ठीक है। स्पेस इकोसिस्टम हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैन के जरिए ये आर्टिफिशियल होगा। एंथ्रोपोजन मैन के जरिए बनाया जाएगा, नेचुरल नहीं होगा, या मैन के जरिए इंजीनियर्ड किया जाएगा। स्पेस इकोसिस्टम हो सकता है, या क्रॉप फील्ड इकोसिस्टम। क्रॉप फील्ड जो रहता है उस बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट रहते हैं, इंटरेक्शन होता है, ठीक है। एक्वेरियम इकोसिस्टम, स्पेस इकोसिस्टम, क्रॉप फील्ड इकोसिस्टम। और अगर आप देखते हैं क्रॉप फील्ड इकोसिस्टम के बाद फिर जैसे गार्डन इकोसिस्टम, ठीक है, और कैट इकोसिस्टम, टाउन, सिटी, ठीक है, ये सब जो है, ठीक है, ईटीसी टाउन, सिटी, ये सब क्या है, टाउन है, सिटी है, ये सब इंसानों के जरिए बनाया गया है। बिल्डिंग, रोड्स, वहाँ आदमी रहने लगे, रहने की जगह। तो ये सब अगर देखिएगा एक्वेरियम इकोसिस्टम, स्पेस इकोसिस्टम, क्रॉप फील्ड इकोसिस्टम, गार्डन इकोसिस्टम, ऑर्किड इकोसिस्टम, टाउन एंड सिटी इकोसिस्टम, ये सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। नेचुरल इकोसिस्टम अगर आप देखेंगे तो दो तरह का हो सकता है। एक तो आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो सकता है, टेरेस्ट्रियल जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जैसे ग्रासलैंड होगा, बोलो, ठीक है, डेजर्ट होगा, है कि नहीं, ग्रासलैंड, डेजर्ट, मैंग्रोव इकोसिस्टम हो सकता है, ठीक है, या फिर कोरल इकोसिस्टम हो सकता है, ईटीसी कोरल पढ़ा होगा आप लोगों सिलेंट्रेटा में। ये सब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो जमीन पे रहता होगा, जमीन पे। और एक और होता है, ठीक है, जिसको आप, एक और इकोसिस्टम होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, जो पानी वाला इकोसिस्टम होगा, पानी वाला, एक्वेटिक, सॉरी, कोरल जो होगा ना ये पानी वाला होगा, कोरल, ठीक है। तो ये अगर देखेंगे, ठीक है, जैसे इसमें एक्वेटिक इकोसिस्टम, पानी के अंदर लाइफ रहेगी। एक्वेटिक सिस्टम दो तरह का हो सकता है, ये तो आप जानते ही हैं। एक तो हो जाएगा फ्रेश
फ्रेश वाटर, और दूसरा क्या हो जाएगा, सी वाटर या मरीन वाटर। बोलो हाँ या ना, है ना। तो फ्रेश वाटर में अगर आप देखेंगे फर्दर जो है वो आपको दो तरह का हो सकता है। एक तो हो सकता है लोटिक और दूसरा लेंटिक। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में, ठीक है, एक हो जाएगा तुम्हारा लोटिक और एक हो जाएगा लेंटिक। लोटिक किसको कहेंगे, स्टैग्नेंट वाटर। इसमें लोटिक में जो इको एक्वेटिक इकोसिस्टम रहता है उसमें पानी कैसा रहेगा, स्टैग्नेंट रहेगा, रुका हुआ रहेगा। लेंटिक इकोसिस्टम में अगर आप देखेंगे, ठीक है, पानी कैसा रहेगा, बहता हुआ पानी रहेगा, ठीक है, बहता रहेगा, ठीक है। तो बहता रहेगा लेंटिक इकोसिस्टम में, जैसे रनिंग वाटर, ठीक है, ये क्या हो सकता है, रनिंग वाटर होगा, बहता हुआ पानी रहेगा, इसमें रुका हुआ पानी रहेगा। बहता हुआ पानी का क्या आप दे सकते हैं बताइए एग्जाम्पल, स्ट्रीम्स, जैसे पानी बहता हुआ रहता है, रिवर्स, पानी वहां पर भी लाइफ रहती है रिवर्स में भी, ये सब हो सकता है। स्टैग्निंग इकोसिस्टम का आप क्या दे सकते हैं, पॉन्ड, है ना, पॉन्ड्स, ठीक है, लेक्स, ये सब जो है पॉन्ड लेक्स ये सब क्या है, लोटिक स्टैग्नेंट वाटर है। लेंटिक जो रहेगा वो क्या रहेगा तुम्हारा, ओ उल्टा लिख दिया, सॉरी उल्टा लिख दिया, ठीक है, उल्टा लिख दिया। लेंटिक किसको कहेंगे, नहीं, हाँ लेंटिक इसको कहेंगे, और लोटिक जो है वो किसको कहेंगे, इसको कहेंगे रनिंग वाटर को कहेंगे। तो ये जो हो जाएगा तुम्हारा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। वो जैसे एग्जांपल एक एनसीईआरटी में आपको एक इकोसिस्टम का एग्जांपल दिया हुआ है, पॉन्ड इकोसिस्टम, क्या दिया हुआ है, पॉन्ड इकोसिस्टम। तो पॉन्ड इकोसिस्टम का थोड़ा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, याद ही करेंगे अभी, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में अभी पढ़ेंगे हम लोग, रुक जाओ। देखो, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें पॉन्ड इकोसिस्टम कैसा रहता है, शैलो, ठीक है, स्मॉल, सेल्फ सस्टेनेबल। देखिए पॉन्ड जो रहता है एक छोटा सा, ठीक है, छोटे से वाटर बॉडी को हम लोग पॉन्ड कहते हैं, जो कि रुकी भी रहेगी, फ्रेश वाटर की रहेगी। और अगर आप देखते हैं जो बड़ी सी वाटर, फ्रेश वाटर की ऐसी बड़ी सी वाटर बॉडी जो रुकी भी रहेगी एक जगह पे, वो भी रुकी भी रहेगी, तो उसको हम लोग बड़ा वाटर बॉडी को हम लोग लेक्स कहते हैं, लेक्स। तो पॉन्ड कैसा रहेगा, स्मॉल रहेगा, शैलो, ज्यादा गहरा नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब अगर आप इसके तरह देखेंगे मरीन इकोसिस्टम की तरह, वो उतना गहरा नहीं रहेगा। शैलो, सेल्फ सस्टेनेबल, सस्टेन्ड, मतलब ये खुद से अपने आप को जिंदा रख सकता है, ठीक है, बस इसमें क्या मिले, एनर्जी बस मिलती चली जानी, क्योंकि कांस्टेंट इनपुट ऑफ एनर्जी जरूरी है कोई भी इकोसिस्टम को सस्टेन कराने के लिए और फंक्शन करने के लिए, मतलब जिंदा रखने के लिए वो जरूरी है। अरे भाई इकोसिस्टम कैसे जिंदा रहेगा, जब उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो जिंदा रहेंगे तो इकोसिस्टम जिंदा रहेगा, है कि नहीं। तो ये देखेंगे पॉन्ड इकोसिस्टम में अगर आप देखेंगे कि ये सेल्फ सस्टेनेबल भी होता है, आपको बाहर से इसको जिंदा रखने की जरूरत नहीं है, इंसानों को उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो क्या रहेगा, वो जिंदा रहता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सेल्फ सस्टेनेबल पॉन्ड इकोसिस्टम। अब जैसा पॉन्ड इकोसिस्टम में एक चीज हम लोग देखते हैं कि पॉन्ड इकोसिस्टम में जैसे ये देखो, ये क्या होगा, यही होगा पॉन्ड इकोसिस्टम, ज्यादा गहरा तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्लांट भी होंगे साइड में, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, और ये जो है इसका क्या रहेगा, पानी रहेगा, सन, ठीक है, और
यहाँ पर भी कुछ जानवर, बाकी छोटे फिशेस, ठीक है, ये सब जो है पॉन्ड में रहेगा। अब देखो ये जो पॉन्ड जो है, पानी है, इसमें अगर आप देखते हैं यहाँ पे फर्टाइल सॉइल भी रहती है, ठीक है। परफॉर्म ऑल द functions of ecosystem and have all the components of ecosystem। जितना भी फंक्शन है इकोसिस्टम का वो सब, क्योंकि ये परफॉर्म करेगा, और जितने भी कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के वो सब इसमें प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे इसमें, ठीक है, इसमें सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट, इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट्स रहेगा? अरे भाई कंपोनेंट जो है वो क्या रहेगा, एक नॉन लिविंग क्योंकि कोई भी इकोसिस्टम में क्या रहता है, एबायोटिक फैक्टर्स रहता है और बायोटिक फैक्टर्स रहता है। बायोटिक कंपोनेंट रहता है और नॉन एबायोटिक, मतलब कि लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट, जो आपस में क्या करते रहते हैं, इंटरैक्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट्स में अगर आप देखेंगे सबसे पहले क्या हो सकता है, ठीक है, एक तो रहेगा तुम्हारा एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक, ठीक है, ये क्या रहेगा एबायोटिक कंपोनेंट में। एबायोटिक कंपोनेंट में अगर आप देखिएगा सबसे पहले, ठीक है, सनलाइट होना जरूरी है। अगर सनलाइट नहीं रहेगा तो जो प्लांट है, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, तो तब भी ये जो है खाने पीने का सामान नहीं बन पाएगा और ये जिंदा नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे जैसे कि सबसे पहले तो साइकिल, ये सनलाइट होगा, ठीक है, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, सनलाइट के बाद फिर क्या हो सकता है, साइकिल ऑफ टेम्परेचर एंड डे लेंथ, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। देखो इसमें टेम्परेचर की एक साइकिल चलेगी, टेम्परेचर की क्या चलेगी, साइकिल चलेगी। कहने का मतलब ये है, टेम्परेचर की साइकिल कहने का मतलब ये है कि रुक जाना एक सेकंड, कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर की एक साइकिल चलेगी, ठीक है। मतलब रात में जो है टेम्परेचर कम हो जाएगा, दोपहर में टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, उसी को आप क्या बोलेंगे, साइकिल ऑफ टेम्परेचर। डे लेंथ, ठीक है, डे लेंथ मतलब ये भी एक बायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है। मतलब दिन का जो है वो कुछ लेंथ होगा जो कि वेरी करेगा सीजन टू सीजन, ठीक है। मतलब गर्मी के दिन में डे लेंथ ज्यादा हो जाएगा, ठंडे के दिन में डे लेंथ कम हो जाएगा, ये सब ये बायोटिक कंपोनेंट हो जाएंगे। अच्छा, और भी अगर आप देखिएगा जैसे वाटर हो सकता है कि नहीं हो सकता, हाँ भाई वाटर भी प्रेजेंट होंगे। अच्छा, ये फर्टाइल सॉइल सेडिमेंट, ठीक है, फर्टाइल सॉइल सेडिमेंट, कहने का मतलब ये है कि नीचे में अगर आप देखेंगे काफी फर्टाइल सॉइल जो है वो प्रेजेंट रहेगा, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, जिसको आप बोलेंगे फर्टाइल सॉइल सेडिमेंट। क्या बोलेंगे आप इसको, फर्टाइल सॉइल सेडिमेंट कहेंगे, ठीक है। नजर आ रहा है नीचे में, ये सब ये बायोटिक कंपोनेंट। और कोई ये बायोटिक कंपोनेंट है तो बताओ, और कोई ये बायोटिक कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। सेकंड देखिएगा, सेकंड हो जाएगा बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, बायोटिक कंपोनेंट। बाय एग्जैक्ट देखो एनसीईआरटी बता रहे हैं, लेकिन अपने तरीके से बता रहे हैं, अपने तरीके से लिखा रहे हैं, अपने तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट में जो है वो अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट में जो लिविंग कंपोनेंट होगा, एक तो क्या होगा, प्रोड्यूसर होगा, प्रोड्यूसर मतलब प्लांट्स, एक तो उसको खाने वाले, प्लांट को खाने वाले, कंज्यूमर, इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे आगे। और कंज्यूमर जो प्लांट को खाएगा, और या एक तो जैसे देखो, अरे ये आगे की चीज है जी, कैसे यहाँ पर दे दिया है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, और तीसरा हो जाएगा डिकम्पोजर। जैसे प्रोड्यूसर में अगर आप देखते हैं, जो प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है, मतलब जो फोटोसिंथेसिस करता है, अभी बस यही समझो फोटोसिंथेसिस करता है, आगे इसको डिस्कस करेंगे। जो फोटो मतलब प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्लांट जो है वो क्या हो सकता है, एक तो यहाँ पर अगर आप प्लांट के नाम पे अगर आप देखते हैं तो क्या होगा, ठीक है, वो प्लांट के नाम पे जो है वो अगर आप देखते हैं तो एक तो प्रोड्यूसर कौन कौन होगा, क्योंकि
एक्वेटिक इकोसिस्टम है तो एल्गी तो प्रेजेंट रहेगा, बिल्कुल सही बात है। और छोटे छोटे प्लांट और भी देखिए एल्गी प्रेजेंट रहेगा, छोटे छोटे प्लांट भी प्रेजेंट रहेगा, जिसको आप क्या बोलेंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स कहेंगे। क्या कहेंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स भी कहेंगे। साथ साथ कुछ प्लांट ऐसे भी होंगे नीचे में प्लांट नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। रुक जाओ जरा सा, हमको इसको मिटाने दो, ठीक है। हमको कहाँ, ठीक है, ये हो गया। देखो ये हो गया तुम्हारा क्या, एल्गी हो गया। दूसरी बात जो है वो क्या हो जाएगा, फिर फाइटोप्लैंक्टन्स भी हो जाएगा, ठीक है। अब प्लांट्स अगर आप देखिएगा, प्लांट्स तो देखो प्लांट जो होगा वो गौर करिएगा, ठीक है। क्या नीचे में प्लांट भी प्रेजेंट होगा कि नहीं प्रेजेंट होगा, नहीं, नीचे में प्लांट नहीं होगा, नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा, जहां नीचे तक लाइट नहीं जाएगी वहां प्लांट नहीं रहता है। जैसे मरीन में, ओशन में, ओशन या सी इतना गहरा होता है कि नीचे तक लाइट जाएगी नहीं, तो जो बेस ऑफ द ओशन होता है तो वहां प्लांट नहीं पाएगा। लेकिन ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये है तुम्हारा पॉन्ड इकोसिस्टम, शैलो रहता है, ज्यादा गहरा नहीं रहता है, इसके अंदर तक लाइट जाती है, तो जहां तक लाइट जाती है वहां तक तो प्लांट रह ही सकता है, फोटोसिंथेसिस करके जिंदा रह सकता है ये। तो आप देखेंगे सबसे पहले कुछ प्लांट तो ऐसे होंगे जो क्या होंगे, सबमर्ज होंगे, एकदम मतलब अंदर में रहेंगे, सबमर्ज प्लांट। कुछ प्लांट जो है फ्लोटिंग प्लांट रहेंगे, जैसे ये सब देखो, ये सब जो है वो सब अगर आप देखेंगे तो रुक जाना, ये देखेंगे ये क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग प्लांट है। ये सब कैसा प्लांट है, फ्लोटिंग, फ्लोट करता रहेगा। यानी कि अगर प्रोड्यूसर में अगर आप देखेंगे सबमर्ज प्लांट भी हो जाएगा, ठीक है, जो अंदर में डूबा रहेगा। फ्लोटिंग भी प्लांट हो सकता है, ठीक है। या इसके मार्जिन पे देखो, ये जो मार्जिन है ये क्या है, इसका चारों तरफ पॉन्ड तो एकदम ऐसे रहेगा ना जी, गोल ना रहेगा, तो इसके मार्जिन पे भी जो प्लांट जो प्रेजेंट रहेगा, इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्लांट कहते हैं। क्या कहेंगे, मार्जिनल प्लांट। तो ये प्रोड्यूसर हो जाएगा। प्रोड्यूसर के बाद फिर अगर आप देखेंगे कंज्यूमर, कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब जो ये प्लांट को खाएगा, ठीक है, कंज्यूमर प्लांट को खाए, जो इनको खाता है। और प्लस मतलब कंज्यूम मतलब जो कंज्यूम करता है, फूड नहीं बनाता है, खाता है, चाहे वो प्लांट को खाए चाहे वो दूसरे एनिमल को खाए, है ना। तो सबसे पहले जो है वहां पर क्या रहेगा, अगर आप देखें कंज्यूमर में सबसे पहले तो फाइटोप्लैंक्टन्स होगा, वो प्रोड्यूसर में। जू प्लैंक्टन्स जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो तुम्हारा कंज्यूमर में रहेगा, ठीक है, जू प्लैंक्टन। अच्छा, वो सारे एनिमल, ठीक है, कुछ एनिमल कहाँ पर रहेंगे, ठीक है, कुछ एनिमल तो एकदम बॉटम ड्वेलिंग, बॉटम ड्वेलिंग का मतलब जो बॉटम पे ड्वेल करना, रहना, बॉटम का मतलब नीचे, बॉटम ड्वेलिंग एनिमल रहेंगे, नीचे में प्रेजेंट आएंगे, जिसको आप क्या बोलते हैं, बेंथॉन्स कहते हैं, बेंथोनिक्स, ठीक है। कुछ जो है वो या तो बेंथॉन्स या तो नेक्टॉन्स रहेंगे। नेक्टॉन के बारे में पढ़ा, एनिमल किंगडम में सब पढ़ा होगा। नेक्टॉन वो एनिमल होता है जो एंटायर, ठीक है, वो वेटलैंड में, वेटलैंड जान लो, वेटलैंड का मतलब क्या होता है, मतलब वही वाटर बॉडी को हम लोग वेटलैंड कहते हैं, जो पूरे इसमें जो है स्विम करेगा, ऊपर नीचे सब जाएगा, उसी को आप क्या बोलते हैं, वेटलैंड कहते हैं, नेक्टॉन्स कहेंगे। और और एक ये यानी कि जू प्लैंक्टन्स हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, बॉटम ड्वेलिंग, और क्या हो जाएगा, बॉटम ड्वेलिंग हो जाएगा, जिसको आप कहेंगे, ठीक है, बॉटम ड्वेलिंग को आप क्या बोलते हैं, बेंथॉन्स कहते हैं, बेंथॉन्स। और तीसरा नंबर जो हो जाएगा वो अगर आप देखेंगे, तीसरा नंबर जो होगा, ठीक है, बॉटम ड्वेलिंग, बेंथॉन्स, और एक और हो सकता है जो पूरे इसमें स्विम करेगा, ठीक है, उसको आप क्या फ्री स्विमिंग कह सकते हैं, एनसीईआरटी यही बोल लिखती है। या इसको आप क्या बोलते हैं, नेक्टॉन्स कहते हैं, क्या कहेंगे, नेक्टॉन्स भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो नीचे रहने वाला रहेगा, एक तो नीचे वाला जिसको आप बेंथॉन्स कहेंगे, बॉटम ड्वेलिंग, एक तो एंटायर सी फ्लो करे, एंटायर वाटर बॉडी में जो है वो स्विम करेगा, जिसको आप कहेंगे फ्री स्विमिंग। और एक और जो हो सकता है नेक्टॉन, जो ऊपर में फ्लोट करता रहेगा, तो ऊपर में जो फ्लोट करेगा उसको आप क्या बोलेंगे, जू प्लैंक्टन्स कहेंगे, जू प्लैंक्टन्स। ये हो गया आपको क्या, ठीक है, वो ये जो हो जाएगा तुम्हारा क्या, प्रोड्यूसर। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिकम्पोजर, डिकम्पोजर, डिकम्पोजर मतलब, डिकम्पोजर क्या करेगा कि जब प्लांट्स एंड एनिमल जब ये मर जाएंगे तो इनका जो ऑर्गेनिक, पहले तो इनको कोई बड़ा जानवर, बड़ा प्लांट या एनिमल जो है वो मर जाएगा, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, डिकम्पोजिशन कर देगा, और डिकम्पोजिशन करने के बाद
डिकम्पोजिशन कर देगा, डिकम्पोजिशन करने के बाद फिर उसको मिनरल्स में ब्रेक कर देता है, मिनरलाइजेशन कर देता है, ताकि मिनरलाइजेशन मतलब मिनरल्स में फिर से ये इसके अंदर जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सबको मिनरल्स में कन्वर्ट कर देगा, ताकि फिर से जो है ये जो प्लांट है इसके मिनरल्स को फिर से क्या कर सके, यूज कर सके और अपना बायोमास बना सके। ठीक है, यानी फिर से ये क्या आ जाएगा, साइकिल में आ जाएगा। ठीक है, डिकम्पोजर में कौन कौन सा डिकम्पोजर हो सकता है आगे डिस्कस कर रहे हैं इसको, कौन कौन सा हो सकता है। एक तो आपको बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया तो होना ही है। एक तो आपको क्या होगा, फंजाई होगा, वो भी होना ही है। और एक होगा फ्लैजिलेट्स। ठीक है, क्या रहेगा, फ्लैजिलेट्स रहेगा। फ्लैजिलेट का मतलब तुम लोग समझ रहे हो, मतलब ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा जो अगर आप देखेंगे 5 डिवीजन होता है प्रोटिस्टा का, क्राइजोफाइटा, पायरोफाइटा जिसको एनसीईआरटी डेनोफ्लैजिलेट्स कहती है। ठीक है, पायरोफाइटा, यूग्लेनोफाइटा और स्लाइम मोल्ड्स के बाद ये प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ फर्दर डिवाइडेड है किसमें, सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे प्रोटोजोआ में अमीबा, अमीबॉइड, सीलिएट, फ्लैजिलेट, यही फ्लैजिलेट और फिर सबसे लास्ट में स्पोरोजोआ। फ्लैजिलेट का एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, जो फ्लैजिला से मूव करता है, फ्लैजिलेट का कोई एग्जाम्पल। ठीक है, याद करके बताओ। हाँ सही है, ठीक है, वो फ्लैजिलेट जो होगा ट्रिपैनोजोमा होगा, ट्रिपैनोजोमा, लिशमैनिया फ्लैजिलेट का। सीलिएट का एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल होगा पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम। तो ये सब जो है फ्लैजिलेट वही है जो आपको पॉन्ड में, फ्रेश वाटर में रहेगा और उसकी ब्रेकिंग करता है, क्या करेगा, ब्रेकिंग करेगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्या, स्ट्रक्चर ऑफ ये मतलब कंपोनेंट्स ऑफ ये पॉन्ड इकोसिस्टम। अब हम लोग इनका फंक्शन भी पढ़ लेते हैं। फंक्शन क्या होगा पॉन्ड इकोसिस्टम का, ठीक है, देखो देखो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम अगर आप देखते हैं तो इसी से रिलेटेड है, कंपोनेंट से। भाई जैसे कंपोनेंट होंगे वैसा फंक्शन होगा। ठीक है, तो देखो फंक्शंस ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम, क्या क्या फंक्शन होगा भाई। सबसे पहला प्रोडक्शन, हाँ या ना, अरे हाँ भाई, सबसे पहला प्रोडक्शन होगा यानी फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि, ठीक है, वो प्रोडक्शन मतलब फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस और बायोमास बाय फोटोसिंथेसिस ईटीसी। देखो प्रोडक्शन, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का या ऑर्गेनिक सब्सटेंस का या बायोमास का फॉर्मेशन होता है। बायोमास का मतलब ऐसा मास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है, उसी को हम लोग बायोमास कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये किसके जरिए होगा, ठीक है, बाय, ठीक है, वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों के से जरिए होगा। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं बाय प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। कैसे, अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ प्रोड्यूसर के जरिए होगा, नहीं। देखो जैसे कि ये देखो, ठीक है, ये प्लांट देख रहे हो, प्लांट ये अपने अंदर, ये किसका बना, मेनली तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का बना हुआ है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस यहाँ से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, मिनरल्स को, और उसको कन्वर्ट करेगा प्रोटीन में, लिपिड में, न्यूक्लिक एसिड में। ठीक है, ये सब में कन्वर्ट करेगा और अपने अंदर जो है वो स्टोर करेगा। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट किया, बायोमास। अब आप बोलेंगे सर कार्बोहाइड्रेट में नहीं कन्वर्ट करेगा, नहीं, ये मिनरल्स जो एब्जॉर्ब करेगा उसको कार्बोहाइड्रेट में नहीं कन्वर्ट करेगा। कार्बोहाइड्रेट जो इसके अंदर CO2 रहेगा ना, CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट तो आ ही रही है,
और फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट बना लेगा। तो प्रोडक्शन हुआ कि नहीं, बायोमास बनना चाहिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये तो कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बनना चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट भी बनेगा फोटोसिंथेसिस से, और रेस्ट बायोमास जैसे प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब कहाँ से बनेगा, ये सब न्यूट्रिएंट्स से, ये सब मिनरल न्यूट्रिएंट्स मिनरल से बनेगा। तो खैर प्रोडक्शन तो होगा। अब प्रोडक्शन के बाद फिर क्या होता है, कंजम्पशन, इनको जो कंज्यूमर है वो खा जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, ठीक है, अच्छा कंज्यूमर से कैसे, देखो रुको एक मिनट, उसके बाद फिर क्या होगा, कंजम्पशन, ठीक है। कंजम्पशन में अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये प्लांट्स आर ईटन बाय क्या, हर्बीवोर, एंड हर्बीवोर्स आर ईटन बाय कार्निवोर्स। देखो प्लांट को कौन खा जाएगा, हर्बीवोर एनिमल खा जाएंगे, और हर्बीवोर एनिमल को कौन खा जाएगा, बड़ी फिश, छोटी फिश, उसको खा जाएगी, और कार्निवोर जो है हर्बीवोर का। दोनों केस में बायोमास बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा। हम लोग अगर मान लीजिए नॉनवेज फूड खाते हैं तो क्या हमारी बॉडी नहीं बनती है, अरे बनती है, ठीक है। नॉनवेज फूड का, या हम प्लांट खाते हैं तो हमारी बॉडी नहीं बनती है, बनती है। क्या प्लांट खाते हैं या मीट खाते हैं तो क्या अंदर जाके हवा बन जाता है, वो नहीं, हवा नहीं बनता है, बल्कि वो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन्स में, फैट्स में, कार्बोहाइड्रेट में, ये सब में कन्वर्ट होता है, तो बायोमास का फॉर्मेशन होता है। यानी प्रोडक्शन का मतलब होता है बायोमास का फॉर्मेशन करना, और ये कंज्यूमर के जरिए भी होता है, कंज्यूमर के जरिए भी होता है। तो ये देख लेंगे, ये वही है। बाद में जो है ये हर्बीवोर जो है वो प्लांट को खाएगा, प्लांट जो है को कार्निवोर्स खा जाएगा, इसके अंदर जो कार्निवोर रहेगा तभी पे जो है वो क्या होगा, यही कंजम्पशन, इसी को कहते हैं। और तीसरा हो जाएगा डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होगा भाई, ठीक है, जरा देखिएगा, डेड डिकम्पोजिशन, रुको, डेड organisms are decomposed and mineralization. Dead organisms are decomposed and mineralization into inorganic minerals so that it can be reused by reused by किसके जरिए, ठीक है, ये प्रोड्यूसर। देखो डेड ऑर्गेनिज्म, या आप कह लीजिए, या ऑर्गेनिक मैटर कह लो, काहे कि सिर्फ डेड ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, बताते हैं तुमको। ऑर्गेनिक बायोमास, देखो समझोगे इसको। अब मान लो एनिमल जो है या प्लांट जो कोई भी है वो अगर मर जाता है, अगर प्लांट को हर्बीवोर खा लिया तो ठीक है, वो तो हर्बीवोर के अंदर चला गया, और अगर डायरेक्टली भी अगर प्लांट मर जाता है या दूसरे एनिमल हर्बीवोर कार्निवोर मर जाते हैं, तो जाहिर है वो मर करके कहाँ जाएंगे, मर करके इसके यहाँ पे बैठ जाएंगे। मान लो ये मर करके यहाँ पे बैठ गया, यहाँ पर डिकम्पोजर होगा, बैक्टीरिया, फंजाई, फ्लैजिलेट, इनको क्या करेगा, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ये क्या कर देगा, इसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देगा। जब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है तो इनका क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है। अरे भाई वो जो मरा है अभी, वो तो ऑर्गेनिक, उसके अंदर ऑर्गेनिक बायोमास ना था, तो उसके ऑर्गेनिक बायोमास को ये डिकम्पोज कर देगा छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटा टुकड़े में जरूर कन्वर्ट कर गया, लेकिन अभी भी जो है ऑर्गेनिक बायोमास है वो, मतलब ऑर्गेनिक मैटर है वो, ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो, जो कि इनऑर्गेनिक मिनरल्स का बना हुआ है। तब फिर उसको और ब्रेक किया जाएगा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मिनरल्स में कन्वर्ट कर दिया है, मिनरलाइजेशन कर दिया जाएगा उसको, एंड मिनरलाइजेशन कर दिया जाएगा, मिनरल्स में कन्वर्ट कर दिया, इनटू इनऑर्गेनिक मिनरल्स में कन्वर्ट कर जाएगा, सो दैट इट कैन बी रीयूज्ड बाय प्रोड्यूसर।
ताकि इसको फिर से जो है वो प्रोड्यूसर अपने बायोमास के फॉर्मेशन में प्रोड्यूसर उसको एब्जॉर्ब करे, प्लांट एब्जॉर्ब करे और अपने बायोमास के फॉर्मेशन में करने में वो यूज कर सके। ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, पॉन्ड इकोसिस्टम। ठीक है, यही सब है। समझ के पढ़िएगा तो हमको नहीं लगता है कुछ भी याद करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सब याद ही रहेगा। और ये है, ठीक है, पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये क्या होता है भाई इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन? जरा सा रुकोगे एक सेकंड। अब हम लोग देखते हैं क्या सेकंड है, दूसरा नंबर इंट्रोडक्शन तो हो गया। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर में आपको पढ़ना होगा, जैसे अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में। हाँ, स्पीशीज, डोमिनेंस, डाइवर्सिटी, स्पीशीज, डोमिनेंस एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, और हो जाएगा तुम्हारा स्ट्रैटिफिकेशन, और इसी को आप क्या बोलते हैं, नीचे लिखना पड़ेगा, इसी को आप कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन और फिजियोग्नॉमी। तीसरा हो जाएगा ट्रॉफिक लेवल। दो और है जो इधर लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है। स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग क्रॉप एंड स्टैंडिंग स्टेट। ठीक है, देखिए स्पीशीज डोमिनेंस, देखो स्पीशीज डोमिनेंस, डाइवर्सिटी एंड एक और था इसमें, बता रहे हैं इसमें स्पीशीज डोमिनेंट, डाइवर्सिटी और एक और ये था। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा स्ट्रैटिफिकेशन, जिसको फिजियोनॉमी कहेंगे। फिर क्या हो जाएगा ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा, स्टैंडिंग स्टेट हो जाएगा और स्टैंडिंग क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन में इकोसिस्टम के फंक्शन में क्या क्या होगा, फंक्शन में अगर आप देखेंगे तो वही फंक्शन अभी बताया है क्या भाई, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी के बाद डिकम्पोजिशन के बाद फिर एनर्जी फ्लो ही में हमको इकोलॉजिकल पिरामिड और इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ना है, इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ना है। और सबसे लास्ट में न्यूट्रिएंट्स साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से तो देखो स्पीशीज डोमिनेंस एंड डाइवर्सिटी हम तुमको आगे बताएंगे। ठीक है, अभी हम लोग ये पढ़ते हैं
ट्रॉफिक लेवल जो है वो इकोलॉजिकल पिरामिड में हम लोग पढ़ लेंगे, स्टैंडिंग क्रॉप भी इकोलॉजिकल पिरामिड में पढ़ेंगे, स्टैंडिंग स्टेट जो है वो जब हम लोग न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़ेंगे वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन, स्पीशीज डोमिनेंस एंड डाइवर्सिटी हम आगे अभी बताएंगे तुमको। अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। रुको, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? देखो, किसी भी इकोसिस्टम में उसका जो कंपोनेंट्स होता है, बायोटिक है ये बायोटिक कंपोनेंट, आपस में इंटरेक्शन होता है, और इंटरेक्शन होता है यानी कि यही वो आप कह सकते हैं, इन एनी इकोसिस्टम इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट अकर्स, ठीक है, function as its unit। देखो, कोई भी इकोसिस्टम है उसमें जो बायोटिक है एबायोटिक कंपोनेंट है, आपस में उसमें क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। और यानी कि इंटरेक्शन हो रहा है, फंक्शन कर रहा है ये सब। तो जब यही सारे फंक्शन को मिला करके हम कहते हैं कि इकोसिस्टम फंक्शन कर रहा है, ठीक है, इकोसिस्टम का फंक्शन हो रहा है, यही सारे फंक्शंस को मिला करके। तो तुम खुद देखो, यही सारे फंक्शन को मिला करके क्या हो रहा है इकोसिस्टम का, ठीक है। तो ये सब जो छोटा छोटा जो तुम्हारा बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स है, ये यूनिट्स की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है ये अगर देखोगे तो यूनिट्स की तरह काम करेगा, यूनिट की तरह, ठीक है। इसका आप कह सकते हैं कि कोई भी इकोसिस्टम का उसका जो फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, वो क्या है, उसका बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है, क्योंकि उन्हीं की वजह से वो जिंदा। हमारा फंक्शनल यूनिट कौन है? अरे हमारा फंक्शन वही है जिससे हम बने हुए हैं, यानी कि सेल। इकोसिस्टम का फंक्शनल यूनिट क्या है? अरे वही जिससे वो बना हुआ है, दैट इज बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक टर्म आता है कि हाँ, स्ट्रैटिफिकेशन को, अच्छा ये तो स्ट्रैटिफिकेशन नहीं होगा, सॉरी गलती से लिख दिए, इसको हम लोग फंक्शनल यूनिट कहते हैं, ठीक है। और एक टर्म अब आता है जिसको आप फिजियोग्नोमी कहते हैं या स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, फिजियोग्नोमी और स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। क्या है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे देखो, ये है ग्रासेस, ये श्रब्स, ये लार्ज ट्रीज। देखो, तो अगर आप देखिएगा कि ये जो होता है, मतलब जब आप हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं एनिमल का या ऑर्गेनिज्म का, एनिमल हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई इंडिया में कौन कौन से जानवर रहते हैं या कौन कौन सा प्लांट है, अमेरिका में क्या रहते हैं, डेजर्ट में क्या रहते हैं, तो ये कैसा आप डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं इनका, ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन ऑर्गेनिज्म जो है सिर्फ हॉरिजॉन्टल मतलब में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो वर्टिकल भी डिस्ट्रीब्यूटेड है।
कुछ ऊपर रहता है, कुछ नीचे रहता है, कुछ एकदम नीचे रहता है, कुछ एकदम, ठीक है, ज़मीन पे रहता है। तो अगर आप वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिज्म का अगर आप पढ़ते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग ऑर्गेनिज्म, किसी भी इकोसिस्टम में वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को ही हम लोग कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। क्या कहते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन, जो कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन रहेगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ठीक है, अगर आप देखेंगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उसी को ऑर्गेनिज्म का, उसी को आप स्ट्रैटिफिकेशन कहेंगे, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट का जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे देखो ये जो ट्रीज है, यहाँ पर देखो सबसे ऊपर में कौन है? वर्टिकल अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखिएगा, अगर ट्रीज प्लांट्स का वर्टिकल, फॉरेस्ट में अगर आप देखते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो सबसे ऊपर में आपको, ठीक है, सबसे ऊपर में जो है वो आपको कौन मिलता है? टॉप वर्टिकल लेयर। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब लेयर्स, ठीक है, लेयर, ठीक है। ट्री ऑक्यूपाइज टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा, सबसे ऊपर वाला वर्टिकल स्ट्रेटा जो है वो कौन ऑक्यूपाई करेगा? ट्रीज, ये देखिए। उसके बाद फिर जो है आप कह सकते हैं मिडिल वर्टिकल स्ट्रेटा, ठीक है, ये कौन? श्रब्स जो होगा, श्रब्स और स्मॉल ट्रीज जो रहेगा वो आपको मिडिल वर्टिकल स्ट्रेटा को ऑक्यूपाइज करेगा। और जो सबसे नीचे रहेगा, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, जैसे हर्ब्स, ग्रासेस, ठीक है, ये लोअर वर्टिकल स्ट्रेटा ऑक्यूपाइज करेगा। मतलब किसी भी फॉरेस्ट में, कोई भी फॉरेस्ट में जो सबसे नीचे में जो प्रेजेंट रहेगा वो क्या रहेगा? वो हर्ब्स रहेगा, ग्रासेस रहेगा। जो थोड़ा सा ऊपर रहेगा वो क्या रहेगा? तुम्हारा स्मॉल ट्रीज और शब्स। और जो लार्ज ट्रीज रहेगा वो टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा को ऑक्यूपाइज करेगा। यही, अब जैसे आपसे हम कहें एनिमल की बात करते हैं, बर्ड्स जो है वो एकदम टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा एकदम ऊपर में रहेगी। मंकी उंकी जो है या वैसे जानवर जो पेड़ पे रहते हैं वो मिडिल वर्टिकल स्ट्रेटा। जो सबसे छोटा, जो नीचे में जो कीड़े उड़े जो हैं, वो कीड़ा उड़ा जो है वही पेड़ पे रहता है, तो उससे लोअर स्ट्रेटा को ऑक्यूपाइज करता है। जो सबसे नीचे में जैसे जमीन पर के जो जानवर होते हैं, स्नेक्स हो सकता है, रैट हो सकता है, रैबिट हो जाएगा, टाइगर हो जाएगा, ये सब लो वर्टिकल स्ट्रेटा को ऑक्यूपाइज करेगा। इसी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं क्या? स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है, या फिजियोग्नोमी इसको कहते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद अब हम लोग जो है वो 1 by 1 जो है वो सारा हम लोग यहाँ पर स्पीशीज डोमिनेंस एंड डाइवर्सिटी हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। प्रोडक्टिविटी, पहले हम लोग अभी क्या पढ़ते हैं? प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, ये सब जो है अभी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा, सबसे पहले फंक्शन, अभी स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? ठीक है, 2 हो गया। थर्ड नंबर आप देखेंगे फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का क्या क्या फंक्शन होगा? पहला, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये हो जाएगा प्रोडक्शन, ठीक है। देखो, कांस्टेंट इनपुट, ठीक है, एक किसी भी इकोसिस्टम में एक जो है वो कांस्टेंट इनपुट ऑफ, अगर आप देखेंगे एनर्जी जरूरी है ताकि उसमें वो इकोसिस्टम जो है वो फंक्शन कर सके या फिर जो है सस्टेन कर सके, ठीक है। मतलब वो सस्टेन में जिंदा रह सके और काम कर सके। इसके लिए जरूरी है उस इकोसिस्टम में रेगुलर सप्लाई, रेगुलर कांस्टेंट इनपुट ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो है कांस्टेंट इनपुट ऑफ एनर्जी उसको मिलना चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट इनपुट ऑफ एनर्जी। तो अगर आप देखेंगे एक चीज जो है, जैसे कांस्टेंट इनपुट ऑफ एनर्जी जो है वो मिलना, ठीक है, वो किसी भी इकोसिस्टम में, ठीक है, वो जरूरी है, ठीक है, किसी भी इकोसिस्टम में।
तो अगर तुम देखते हो कि इसमें कांस्टेंट इनपुट में, ठीक है, तो मेनली जो है वो एनर्जी, कोई भी एनर्जी जो मिलती है, जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो कौन होता है? सोलर एनर्जी। हाँ, एक जगह एक्सेप्शन है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि अ कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है, इस नेसेसरी, जरूरी है, फॉर इकोसिस्टम टू सस्टेन और फंक्शन। क्या लिखा हुआ है? अ कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज नेसेसरी फॉर इकोसिस्टम टू सस्टेन एंड फंक्शन। इकोसिस्टम को जिंदा रहने के लिए और डिफरेंट फंक्शन, जो जो फंक्शन है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, जो भी है, उसके लिए एक कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी जरूरी है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन दें, ठीक है, किसका? प्राइमरी प्रोडक्शन का, ठीक है। क्या डेफिनेशन देंगे? प्राइमरी प्रोडक्शन का अगर आप डेफिनेशन देखिएगा, एक टर्म आता है प्रोडक्शन में, देखो प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास बाय प्रोड्यूसर पर यूनिट एरिया in a given period of time is called by primary production, ठीक है। मान लो कोई जगह है, कोई इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अगर आप देखेंगे कि मान लीजिए वो 10 किलोमीटर डायमीटर, 10 मीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है, तो वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। उसमें प्रोड्यूसर के जरिए, मेनली प्लांट, हालांकि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी हो सकता है लेकिन बहुत कम होता है, प्रोड्यूसर के जरिए, प्लांट्स के जरिए कितना ऑर्गेनिक मैटर बनता है, बायोमास कह सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब प्लांट के अंदर ऑर्गेनिक मैटर, भाई पूरी बॉडी तो उसके ऑर्गेनिक मैटर की बनी हुई है, तो प्लांट के अंदर कुछ इनऑर्गेनिक भी है, वाटर, मिनरल्स, ये सब इनऑर्गेनिक भी है, लेकिन मेनली तो ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन, जैसे ये मान लो कि ये जो है इकोसिस्टम है फॉरेस्ट, ठीक है, तो वो ये पूरा फॉरेस्ट पे जो भी प्रोड्यूसर है वो कितना ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मान लीजिए 6 महीना, 2 महीना, 10 महीना, ठीक है, गिवन पीरियड टाइम, पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया मतलब वही एरिया से डिवाइड कर दीजिएगा, तो उसी को आप क्या बोलेंगे? दैट इज प्राइमरी प्रोडक्शन कहेंगे, ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्शन। आप एक्सप्रेस्ड एज, ये प्राइमरी प्रोडक्शन कैसे एक्सप्रेस होगा? यानी कि ग्राम पर मीटर स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, ठीक है। कितना ग्राम, मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास, कितना ग्राम ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास बना को खास टाइम में, पर यूनिट एरिया, जितना एरिया दिया हुआ है,
सबसे डिवाइड करना होगा, या एनर्जी के फॉर्म में, यहाँ पे बायोमास जो हम लोगों ने लिया है ग्राम के फॉर्म में, वेट के फॉर्म में लिया है, इसको आप एनर्जी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी को तुम जो ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये तो जानते ही होगे, ठीक है, यहाँ मीटर स्क्वायर है, और आप ऐसे भी एनर्जी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, किलो कैल पर मीटर स्क्वायर, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि देखो, जो तुम्हारा मास जो होता ना है, कोई भी मास जो होता है उसमें एनर्जी रहती है। एनर्जी कैसे, मान लीजिए कि ग्लूकोज ही है, 10 ग्राम ग्लूकोज है, 10 ग्राम ग्लूकोज, तो 10 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज में क्या रहेगा, C6H12O6, ठीक है, क्या रहेगा इसमें, C6H12O6, ये मास है कितना, ये ग्लूकोज कितना, 10 ग्राम है। देखो, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, इनमें बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, ठीक है, क्या रहेगा, बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, और वो बॉन्ड को अगर आप ब्रेक करेंगे तो एनर्जी निकलेगी। यानी मास को आप एनर्जी में भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो वही जो होगा वो कैसे बॉन्ड ब्रेक करता है, रेस्पिरेशन में बॉन्ड ब्रेक करता है। तो इसी को, ये मास को आप किलो कैलोरी के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, प्राइमरी प्रोडक्शन, इसी को कहेंगे एक्सप्रेस्ड एज, ऐसे एक्सप्रेस्ड होता है। अब एक और टर्म आता है प्राइमरी प्रोडक्शन के बाद, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं है, यहाँ पर देखो, जैसे ये पर यूनिट एरिया दिया हुआ ना है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में पर यूनिट टाइम हम लोग निकालेंगे, पर यूनिट टाइम। जैसे एग्जांपल, एक एक छोटा सा गार्डन है, छोटा सा, कितना बड़ा सा गार्डन होगा, छोटा सा गार्डन, और एक बहुत बड़ा डेजर्ट है, कई हजार किलोमीटर में फैला हुआ। प्राइमरी प्रोडक्शन बताओ किसका ज्यादा होगा, कौन ज्यादा बायोमास का फॉर्मेशन करेगा? अरे जाहिर है ये डेजर्ट बायोमास का फॉर्मेशन करेगा ज्यादा, है कि नहीं? डेजर्ट, ये सॉरी तो ये जो है, ये गार्डन जो है, ये बहुत ज्यादा प्लांट है इसमें, तो कौन ज्यादा बायोमास, हाँ सॉरी, कौन सा, ठीक तो हम बोल रहे थे, कौन ज्यादा बायोमास का फॉर्मेशन करेगा? अरे भाई, सबसे ज्यादा बायोमास का फॉर्मेशन ये करेगा, डेजर्ट, ठीक है। मान लीजिए दिया हुआ है, अब हम तुमसे पूछते हैं, मतलब एक साल में कौन ज्यादा बायोमास का फॉर्मेशन करेगा? जाहिर है गार्डन छोटा सा है, कितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा, कितना तेजी के साथ जो है वो प्राइमरी प्रोडक्शन करेगा, लेकिन कितना तेजी के साथ वो ये ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन अल्टीमेटली ये इतना ज्यादा बड़ा है, बायोमास यही ज्यादा बनाएगा। लेकिन अगर हम तुमसे पूछते हैं कि प्राइमरी प्रोडक्शन किसकी ज्यादा होगी, तब आप जब एरिया से डिवाइड करेंगे, इसका तो एरिया बहुत बड़ा है, इसका एरिया छोटा है, तो प्राइमरी प्रोडक्शन किसका ज्यादा हो जाएगा? इसका ज्यादा हो जाएगा प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है, जब एरिया से डिवाइड करते हैं। वही अगर इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम हमने बोला था, वही अगर तुम टाइम से भी डिवाइड कर दोगे, जितना हम टाइम दिए हुए हैं तुमको, तब फिर वो प्राइमरी प्रोडक्शन नहीं बल्कि वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब यही हो जाएगा, ठीक है, कि फॉर्मेशन ऑफ, देखो, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास बाय प्रोड्यूसर पर यूनिट एरिया, ठीक है, और पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, इज कॉल्ड वही प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और अगर हम ये कह देते हैं प्राइमरी ना, प्राइमरी का मतलब ये हो जाएगा जो सबसे पहले फॉर्मेशन करेगा। सबसे पहले कौन फॉर्मेशन करता है? प्रोड्यूसर ना करेगा, फिर ना उसके बाद कंज्यूमर उसको खाएगा, और वो खाने के बाद उसकी बॉडी के अंदर उस खाने की वजह से ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन होगा। तो इसको आप कहेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना। और सिर्फ प्रोडक्टिविटी का अगर हम तुमसे डेफिनेशन पूछे तो आप सिर्फ इतना बोल दीजिएगा, कोई भी इकोसिस्टम हो उसमें जो फॉर्मेशन ऑफ या सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास हो रहा है बाय
बाई एनी बायोटिक कंपोनेंट, मतलब कंज्यूमर के जरिए, प्रोड्यूसर के जरिए, किसी के भी जरिए अगर, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन हो रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो उसको आप क्या बोल देंगे, प्रोडक्टिविटी कह देंगे। अगर प्रोड्यूसर से होगा वो ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और अगर कंज्यूमर से होगा तो उसको आप कहेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्या कहेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बाद फिर अगर आप देखेंगे सेकेंड क्या हो सकता है, अच्छा हाँ, किसी भी है, ठीक है, वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है आप बताइए हमको। अच्छा रुको एक सेकेंड, हाँ, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी स्पेलिंग गलती हो जाती, प्रोडक्टिविटी, ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट ऑफ दैट इकोसिस्टम, उस इकोसिस्टम का क्लाइमेट कैसा है, या क्लाइमेटिक कंडीशन, उसका क्लाइमेट या क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो कैसी है। क्या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंडक पड़ेगी तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, ऑप्टिमम टेम्परेचर रहना चाहिए, ठीक है, सनलाइट वगैरह जो है वो ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है, सनलाइट अगर मान लीजिए कहीं पर सनलाइट कम आता है तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, क्लाइमेटिक कंडीशन हो सकता है। सेकंड अगर आप देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स इनहैबिटिंग इन दैट एरिया, प्लांट पे भी डिपेंड करेगा किस तरह का प्लांट है। मान लीजिए उस जगह पे बहुत बड़े बड़े प्लांट, खूब लीफ वाले प्लांट है, खूब लीफ वाले प्लांट तो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा वो। कहीं पे सूखे प्लांट है, एकदम लीफ है ही नहीं वहाँ पे, तो कम जो है उस प्रोडक्शन होगा। तो प्लांट स्पीशीज इनहैबिटिंग इन दैट एरिया, ठीक है। फिर तीसरा अगर आप देखेंगे, रुक गया ना, तीसरा हो जाएगा वो तुम्हारा फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट, ये भी हो सकता है, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट, टाइप्स ऑफ प्लांट इनहैबिटिंग इन दैट एरिया, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दैट एरिया या इकोसिस्टम के कितना ज़्यादा फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी है प्लांट्स की, ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा। और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी पे भी ये क्या होता है, वो डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है वहाँ पर अवेलेबल है। ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो ज़्यादा जो है वो फोटोसिंथेसिस ये करेगा, फॉर्मेशन करेगा बायोमास का, तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स से ही जो है वो क्या होता है, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स ज़मीन से लिया जाए, चाहे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाए, उसी से बायोमास का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखो अब देखिएगा, ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है ये दो तरह की होती है। क्या, ये आपको हो जाएगी एक ग्रॉस पीपी, लिख दें इसको पीपी, ठीक है, एक ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको आप जीपीपी कह सकते हैं, और एक नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी कह सकते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये देखो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में अगर तुम देखोगे, गौर करिएगा, ग्रॉस प्राइमरी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, देखो जो भी, ठीक है, जो भी जो है वो प्लांट सिंथेसिस करेगा ऑर्गेनिक मैटर का, उसी को आप क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। लेकिन जो भी ऑर्गेनिक मैटर का सिंथेसिस करेगा, क्या वो सारा ऑर्गेनिक मैटर उसके बॉडी में एक्यूमुलेट, जमा हो जाता है? नहीं ना जमा होता है, क्या हो जाता है, कुछ तो वो खुद खर्चा कर देता है। बायोमॉलिक्यूल में आपने देखा था कि कुछ तो वो
जैसे कि सारा का सारा प्लांट ने क्या बनाया, बायोमोलिक्यूल बनाया, ऑर्गेनिक मैटर बनाया। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट रहेगा, कार्बोहाइड्रेट, तो कुछ कार्बोहाइड्रेट का वो खुद खर्चा कर देगा, रेस्पिरेशन से खर्चा कर देगा। इसलिए रेस्पिरेशन करेगा उसका, ताकि ताकि उस रेस्पिरेशन से जो एनर्जी निकले, वो एनर्जी इसको जिंदा रखने के लिए जरूरी होती है। ठीक है, तो कुछ तो ये जिंदा रहने के लिए कुछ बायोमोलिक्यूल, बायोमास का जो है खर्चा कर दिया रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो जो बच गया, ठीक है, जो खर्चा कर दिया, ठीक है, तो जो बच गया वो अगर आप देखेंगे, ठीक है, जो बच जाएगा तो उसमें अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो जो जो बच जाएगा उस अपने अंदर जो है वो एक्यूमुलेट कर लेगा। और उसी वो जो एक्यूमुलेशन जो होगा, यानी कि वो भी जो है जो एक्यूमुलेशन जो होगा, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर का जो एक्यूमुलेट, उसको भी आप क्या बोलेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। क्या बोलेंगे आप इसको, नेट प्राइमरी जो है वो, ठीक है, प्रोडक्टिविटी कहेंगे, जो एक्यूमुलेट, जो ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन या सिंथेसिस आफ्टर रेस्पिरेटरी लॉस के बाद जो बच जाएगा, वही क्या होगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। ठीक है, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, कि एक्चुअल सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, या बायोमास, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बायोमास आफ्टर रेस्पिरेटरी लॉस, यानी कि आज कह दीजिए आर कह लीजिए। ठीक है, अब देखो, तो इसी से जो मेन एनिमल की जो बॉडी बनती है, बॉडी का जो बॉडी जो बिल्डिंग होती है, एनिमल की बॉडी जो बिल्ड करेगा, वो किस चीज से बिल्ड करेगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से जो ऑर्गेनिक मैटर बना है उससे, या जो बच गया है बॉडी, जो बच गया ऑर्गेनिक मैटर बॉडी में कि उससे, हाँ, जो बच जाएगा उसी से क्या होगा, जो ऑर्गेनिक मैटर बच जाएगा उसी से क्या होगा, ठीक है, बॉडी जो है वो ऑर्गेनिज्म की क्या होगी, मतलब कि प्रोड्यूसर की बॉडी जो है, प्लांट की बॉडी उसी से बनेगी, इसी से बनेगी। ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से ही उसकी बॉडी बनेगी। और और यही बॉडी को कंज्यूमर या एनिमल, कौन सा एनिमल, हर्बीवोर्स, ठीक है ना, कंज्यूमर या एनिमल हर्बीवोर्स जो रहेंगे, इसी बॉडी को खाएंगे और इसी से, ठीक है, उनको न्यूट्रिशन मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि हर्बीवोर के लिए, कंज्यूमर्स के लिए कौन सा प्लांट का ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास अवेलेबल होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो कह सकते हैं आप अवेलेबल फॉर, ठीक है, अवेलेबल फॉर किसके लिए, कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के लिए ये अवेलेबल होता है। ठीक है, ये अच्छा, फिर एक और चीज अगर आप देखते हैं कंज्यूमर, यानी आप कह सकते हैं इसमें एक एक चीज देखो जरा सा,
तो जीपीपी या ये कह लो एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस। एनपीपी क्या होता है? जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप देखेंगे एनुअल एनपीपी ऑफ वर्ल्ड 170 बिलियन टन। देखो जो एनुअल, जो पूरे अर्थ पे जितने भी प्लांट हैं, जितने भी प्रोड्यूसर हैं, उनका एक साल में जानते कितना ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन करते हैं? मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उनकी एक साल में एनुअल पूरे अर्थ पे जितने भी प्रोड्यूसर हैं वो कितना होता है? 170 बिलियन टन। 170 बिलियन टन वो ऑर्गेनिक मैटर एक साल में बनाते हैं पूरे अर्थ पे जितने प्रोड्यूसर हैं। उसमें से अगर आप देखेंगे जो लैंड पर हैं जितने प्लांट, जो मरीन में हैं, मतलब कि पानी में, क्योंकि अर्थ पे जो पानी और दोनों होता है, ज़मीन भी होती है, तो एक तो आपको मरीन हो जाएगा और दूसरा क्या एरिया क्या हो जाएगा? लैंड हो जाएगा। तो मरीन, हालांकि पूरे अर्थ का 70% जो एरिया है वो समुंदर है, मरीन है 70%, और उसका एनुअल जो है नेट, ठीक है, एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है उसका क्या हो जाएगा? एनपीपी पर ईयर, ठीक है। इसका क्या हो जाता है अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 55 बिलियन टन, और जाहिर है तो 170 माइनस 55 125 बिलियन टन जो है वो तुम्हारा नहीं है, 125 नहीं, 115 ना होगा, हाँ। तो तुम देखोगे तो लैंड जो कि सिर्फ 30% ऑफ द एरिया कवर करता है, उसका 115 बिलियन जो है वो टन क्या होता है? वो प्रोडक्टिविटी है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है क्योंकि तुम देखोगे ओशन का ज़्यादातर जो एरिया होता है, ये सब जो ये ज़्यादातर इतना बड़ा जो एरिया होता है, बीचों बीच में अगर आप देखेंगे कोई प्लांट तो रहता नहीं है। ओशन के बीचों बीच में पानी रहता है, प्लांट तो रहता नहीं है, ठीक है। तो प्लांट नहीं होने की वजह से, क्योंकि इसको मिनरल्स नहीं ना मिल पाएगा, मान लीजिए ये तो कई किलोमीटर रहता है, तो उतनी लंबी तो रूट हो नहीं सकती है, तो वो यहाँ से मिनरल्स जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। मिनरल्स, पानी में मिनरल्स उतना होता भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? समंदर के पानी में कुछ NaCl सॉल्ट होता है और दूसरा जो है वो तुम्हारा वाटर होता है, ठीक है। तो इसको सारा मिनरल्स और मिलता नहीं है, इस वजह से यहाँ पर जो है वो प्लांट नहीं है। प्लांट सिर्फ मार्जिन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मार्जिन वाला प्लांट जो है बताओ कितना फोटोसिंथेसिस कर लेगा, ठीक है, इसीलिए 55 बिलियन टन। जबकि अगर आप लैंड पे देखिएगा ना, करीब करीब ज़्यादातर जगह पे क्या प्रेजेंट रहता है? वो प्लांट प्रेजेंट ही होता है। चाहे आप डेजर्ट में भी देखोगे कम ही सही, लेकिन प्लांट प्रेजेंट रहेगा, कुछ ना कुछ प्लांट जो है उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यही हो जाएगा, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ अर्थ वो कितना होता है? 170 बिलियन टन हो जाएगा, ठीक है, 170 बिलियन टन, जिसमें से मरीन में 70% होते हुए 55 बिलियन टन और लैंड में सिर्फ 30% होते हुए भी 115 बिलियन टन एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी ये।
अब हम क्या करते हैं, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्टिविटी आपने पढ़ लिया, प्रोडक्टिविटी आप याद करिएगा, ठीक है। नहीं नहीं, अभी कहाँ, अभी तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी नहीं ना पढ़ा है। एक सेकेंड, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी देखो, ये क्या है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी अगर आप देखते हैं, यानी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और पर ईयर, ये लिख सकते हैं, जैसे ये ऐसे लिख सकते हो तुम, ठीक है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये तो गया प्राइमरी प्रोडक्शन। टाइम से भी डिवाइड कर दोगे, पर यूनिट टाइम भी कर दोगे, अगर 1 साल से के अंदर का कर लेके चलना है, पर ईयर कितना होता है, तो इसी को आप क्या बोलेंगे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। या ऐसे भी लिख सकते हैं किलो कैल पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ये सॉरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये भी होगा। अब देखो एक और टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गया, जिसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वही है कि कंज्यूमर कितना ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसी को सेकेंडरी प्रोडक्ट। अरे भाई हम भी तो करते हैं, हम खाना खाते हैं, खाना खाया हमने, तो क्या उस खाने से हमारी बॉडी बनती कि नहीं, हमारे अंदर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट बनता है कि नहीं बनता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट या अदर बायोमोलिक्यूल जो है, ये भी तो ऑर्गेनिक मैटर हैं, ये भी तो बायोमास हैं। तो जो कंज्यूमर अपना ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन करता है, कंज्यूमर, उसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, कंज्यूमर। तो फॉर्मेशन, या आप लिख सकते हैं सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, और बायोमास बाय कंज्यूमर पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम is called secondary प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ये हो गया प्रोडक्टिविटी। अब हम लोग सेकंड पढ़ते हैं, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन